नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आज आपको विस्तार से दिखाएंगे कर्नाटक के चुनावी रण से जुड़ी हुई खबरें। साथ ही विशेष चर्चा होगी द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर, जिस पर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। आपको बताएंगे कि आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के बीच जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कितना महत्वपूर्ण है ये रक्षा मंत्री का दौरा। बात मणिपुर के हालात की भी होगी, तो साथ ही साथ आपको दिखाएंगे ब्रिटेन में नए राजा के ताजपोशी की खबर। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तेज हुआ कर्नाटक का चुनावी रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किया विशाल रोड शो। पीएम की झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। बादामी और हावेरी के जनसभाओं को किया संबोधित। कहा तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली है कांग्रेस का चुनावी एजेंडा। कर्नाटक के चुनावी प्रचार में सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैलियां और रोड शो। भाजपा नेता अमित शाह ने भी जनसभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस की तरफ से सोनिया, राहुल और प्रियंका ने किया प्रचार। अन्य दलों का भी प्रचार अभियान जारी। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के बीच जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सेना की परिचालन तैयारियों और सीमा पर सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा। राजौरी हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बारामूला में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी ढेर। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर तेज हुई जुबानी जंग। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सच्चाई को बाहर आने से रोकना चाहती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश ने फिल्म को किया टैक्स फ्री। अदालत फिल्म पर रोक लगाने से पहले ही कर चुकी है इनकार। मणिपुर में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है केंद्र सरकार। मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार ने कहा, घटना में 28 से 30 लोगों के मारे जाने की सूचना। 10 और लोगों को किया गया गिरफ्तार। मणिपुर में स्थगित हुई नीट की परीक्षा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की शांति की अपील। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर 10 मई को होगी सुनवाई। कोर्ट ने सुनवाई से पहले ईडी को सप्लीमेंट्री चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने का दिया निर्देश। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय का हुआ राज्याभिषेक। वेस्टमिंस्टर एबी के आर्च बिशप ने पहनाया ब्रिटेन के राजा का ताज। दुनिया भर के करीब 2000 मेहमान बने साक्षी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की समारोह में शिरकत। पैरा भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने रचा इतिहास। 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 68.62 मीटर थ्रो के साथ बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक के चुनावी रण की, जहां चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। आखिरी दौर में बीजेपी की ओर से पीएम मोदी ने प्रचार की कमान खुद संभाल रखी है। पीएम ने आज बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसमें लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। देखिए यह रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार अभियान की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जनसैलाब उमड़ आया। शनिवार को पीएम मोदी ने बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया तो जैसे फूलों की बरसात हो गई। सड़क के दोनों ओर खड़े हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया।
रोड शो जेपी नगर के सोमेश्वर सभा भवन से सुबह 10 बजे शुरू हुआ और दोपहर बाद मल्लेश्वरम में गोकाक मूवमेंट पार्क पहुंचा। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। युवाओं में प्रधानमंत्री के रोड शो का खासा जोश देखा गया। This is the first time I saw Modi. Very excited. He's a very charming person. It was amazing, and it was my first time being in any of the road show. And to be honest, I felt that political parties paid for people to gather here. But when I went inside the crowd, it was all, engineers and not paid for. And I was surprised to see biggest festival of India is democracy, I can say. So we are expecting a huge majority for BJP. See, we have not seen anything like this before. First time we are seeing such a huge, and that too Jayanagar is a sophisticated area. Usually people don't come for such crowds. And first time I have been standing here for so long, for 2 hours I have been standing. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाद में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बादामी में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने भाजपा के पक्ष में जो जनसैलाब देखा है, उसके बाद वो कह सकते हैं कि कर्नाटक का ये चुनाव बीजेपी के लिए कर्नाटक की जनता लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को चुनावी हथियार बना रही है। वो अपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। तुष्टीकरण अपनी वोट बैंक का, तालाबंदी बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना, ओबीसी समाज को गाली, लिंगायत समुदाय को गाली, और जब इनसे भी जीना पड़े तो मोदी को गाली। भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी ने हावेरी की जनसभा में भी कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने की सबसे बड़ी गारंटी दी थी। कांग्रेस पूरा चुनाव ही इसी गारंटी पर लड़ी थी, लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड 50 साल से चल रहा है। कांग्रेस पर हमले को और धार देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें पता है कि गरीबी क्या होती है, इसलिए वो गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस यानी टोटल करप्शन, कांग्रेस यानी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले, कांग्रेस यानी 85% कमीशन, कांग्रेस यानी आतंकवाद के आगे घुटने टेकने वाली पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक का जोश और उमंग बता रहा है कि राज्य में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार तय है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग आज भी देश दुनिया में भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने की हिम्मत नहीं करते। ये सिर्फ भारत के लोकतंत्र पर हमला करते हैं। पीएम ने कहा कि यही गुलामी की मानसिकता है जिससे आज भारत बाहर आ रहा है। बेंगलुरु में आशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कर्नाटक का चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। सत्ताधारी भाजपा के साथ साथ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कैसा रहा आज का चुनावी प्रचार, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। कर्नाटक में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता चुनाव में प्रचार की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने शनिवार को चिक्काबल्लापुर में रोड शो किया। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने नड्डा का अभिवादन किया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेलगावी में रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। अमित शाह ने बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर साल 10,000 रुपए किसानों के खाते में डाल रही है। हमारी डबल इंजन सरकार हर साल 10,000 रुपया किसानों के अकाउंट में डाल रही है। अब तक 15,000 करोड़ रुपया
किसानों के बैंक अकाउंट में डालने का काम ये डबल इंजन सरकार ने कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दक्षिण कन्नड़ के पुत्तूर और उडुपी में रोड शो किया। रोड शो में भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। योगी ने इसके साथ ही चिक्कामंगलुरु और पुत्तूरू में रैलियों को भी संबोधित किया। एक सभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस जनता की आस्था का अपमान कर रही है। पहले उन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया और अब वे अपने घोषणा पत्र में बोलते हैं कि सत्ता में आने पर पीएफआई को मुक्त करेंगे और बजरंग दल को बैन करेंगे। एक और कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों को उन्मुक्त करके समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी ओर राष्ट्रवाद के लिए समर्पित अपनी सामाजिक सेवा के लिए जग विख्यात श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। इसी के साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कोडागू में भाजपा के लिए प्रचार किया। उन्होंने डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को टीपू सुल्तान के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि ये लोग टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की बात करते हैं। शर्मा ने कहा कि अगर इन्हें जयंती मनानी है तो वे पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर मनाएं। आज सिद्धारमैया जी क्या बोलते हैं कि हम टीपू सुल्तान का जयंती मनाऊंगा। अरे टीपू सुल्तान का जयंती मनाना है पाकिस्तान में मनाओ, जाके बाकी बांग्लादेश में मनाओ, लेकिन इंडिया में टीपू सुल्तान का जन्म जयंती बनाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उधर कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेलगावी और चिक्कोड़ी में चुनावी रैली को संबोधित किया। बेलगावी में राहुल ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में 5 वादे पूरे किए जाएंगे। इस बार हम क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। 5 वायदे हम पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे करने जा रहे हैं और ये शुरुआत है। पहले दिन ये 5 काम हो जाएंगे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और गांधी परिवार की प्रमुख सोनिया गांधी ने भी कर्नाटक चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है। सोनिया शनिवार को बेलगावी पहुंची, जहां उन्होंने कई चुनावी कार्यक्रमों में भाग लिया। सोनिया लंबे समय के बाद किसी चुनाव प्रचार में नजर आईं। मैं आपकी तरफ से इनसे कहना चाहती हूं कि कर्नाटक के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने बेंगलुरु में प्रेस को संबोधित किया और कहा कि प्रदेश में बदलाव की लहर है। Now the people of this state have to decide, and I'm sure they have decided that they are going to vote for political stability in the state so that you see development. कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को एक ही चरण में मतदान होगा और परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार इस चुनाव में कुल 5,21,73,579 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में प्रचार का दौर जैसे जैसे अंतिम दौर में पहुंच रहा है तो कर्नाटक के सियासी रण में राजनीतिक दलों के महारथी उतरते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला
नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। पर सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल जाए क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी EMI भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी पहुंचे। उन्होंने राजौरी में शहीद हुए 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी, सीमा पर देश की रक्षा कर रहे जवानों के हौसला अफजाई की और जम्मू कश्मीर की समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू के राजौरी पहुंचे। उन्होंने राजौरी में शहीद हुए 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री ने राजौरी और पुंछ में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे जवानों से बातचीत की। कंडी जंगल में अभियान की जानकारी लेने के बाद रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राजौरी की घटना के बाद से सेना की आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में बारामूला और राजौरी में एक आतंकियों को मार गिराया है। पिछले 48 घंटे में बारामूला में आतंकियों से ये दूसरी मुठभेड़ है। सेना के उत्तरी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। बारामूला के इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की। जब सुरक्षा बलों ने आतंकियों से सरेंडर करने को कहा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मारे गए आतंकी के पास से एक AK-56 राइफल, 4 AK-56 की मैगजीन, 56 राउंड गोलियां बरामद हुई हैं। साथ ही एक 9 mm की पिस्टल, 2 ग्रेनेड और 1 गोला बारूद की थैली भी मिली है। आज हमें जो है एक रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि करहामा गांव जो है कुंजर पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां पर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है। बारामूला पुलिस, आर्मी 2RR और 176 बटालियन CRPF की जॉइंट पार्टीज ने इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। तो एक रिहायशी मकान से जो है हमारी पार्टीज में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक दहशतगर्द अब तक मारा जा चुका है। ये दहशतगर्द जो है ये लश्कर-ए-तोयबा तंजीम से वाबस्ता है और कुलगाम जिले का रहने वाला है। इस मसले में हमने FIR रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी है।
शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। वहीं एक जख्मी जवान का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजौरी में शहीद होने वाले लांस नायक रुचि सिंह रावत और पैरा ट्रूपर प्रमोद नेगी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले इन वीरों का देश ऋणी रहेगा। मैं अपनी तरफ से उत्तराखंड सरकार की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं कि उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। राजौरी सेक्टर के कंडली जंगल में आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना पर एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। 5 मई की सुबह करीब 7:30 बजे एक खोजी दल को गुफा में छुपे आतंकवादियों की जानकारी हुई। ये गुफा खड़ी चट्टानों में बनी है। सेना के जवानों ने जब वहां पहुंचकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की तो उन्होंने बम धमाका कर दिया। इसके बाद आसपास से सेना की और टीमों को मुठभेड़ स्थल पर बुला लिया गया। वहीं जख्मी जवानों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। इससे पहले बारामूला के क्रिकी इलाके में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने गुरुवार को 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। बुधवार को भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये नियंत्रण रेखा के समीप से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। और खबर मणिपुर से, जहां आदिवासी आंदोलन के दौरान बुधवार को राज्य के कई जिलों में हिंसा भड़क गई थी, लेकिन अब वहां स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। लोगों को अफवाहों से सावधान रहने की बात कही गई है। ये कहा गया है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दे। इस बीच मणिपुर के हालात देखते हुए राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने उन उम्मीदवारों की परीक्षा रद्द कर दी है जिनका केंद्र मणिपुर में आवंटित किया गया था। ऐसे उम्मीदवारों के लिए अब बाद में परीक्षा आयोजित की जाएगी। मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। शनिवार को इम्फाल घाटी में जनजीवन सामान्य नजर आया और ज्यादातर बाजार और दुकानें खुली रहीं। सड़कों पर वाहन भी दौड़ते दिखाई दिए। इस बीच राज्य में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। सुरक्षा के मद्देनजर सभी प्रमुख क्षेत्रों और सड़कों पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती देखी गई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सेना और असम राइफल्स की 55 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। सेना ने फ्लैग मार्च किया। म्यांमार की सीमा से लगे इलाकों में सेना ने हेलीकॉप्टर से निगरानी बनाए रखी। मणिपुर के पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। 2-3 दिन पहले स्थिति बहुत खराब था, लेकिन अभी धीरे धीरे पहले से बहुत अच्छा हो गया है। सिक्योरिटी फोर्स आने से और दिन रात ये कुछ अच्छी तरह फोर्स ने अपना काम किया है, तो इसी के वजह से सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आया है। और ऑर्डर्स भी अभी हमें बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले हैं कि जो गड़बड़ करेगा उसको हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है और अच्छा एक्शन लेना है। पहले से अपना जो टेम्पर था वो बहुत कम हो गया है। The executive magistrates, the senior officers of the police, paramilitary and Assam Rifles, they are now trying to outreach in the far-flung areas, foothills, and trying to identify those people who are involved in the violence and crime and arrest them. In the process, 84 surrendered arms have been recovered till now, and 10 more persons have been arrested today. Confirmed death cases are 28 to 30, and further we are verifying. इस बीच मणिपुर के हालात को देखते हुए राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने उन उम्मीदवारों की परीक्षा स्थगित कर दी है जिनका केंद्र मणिपुर में आवंटित था। ऐसे उम्मीदवारों के लिए बाद में परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पत्र लिखकर मणिपुर की स्थिति के मद्देनजर परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने का अनुरोध किया था। NEET has already circulated to postpone the center in Manipur. There are 2 centers, one in Imphal and another in Sandel district. And the candidates are appearing about 8,751. Because of the situation, they are not able to join the examination as per schedule to be held tomorrow. So I am very happy, and I will inform the student and parent not so that disappoint on this ongoing.
इधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मणिपुर में हुई हिंसा से निपटने के लिए भारत सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। किरेन रिजिजू ने मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। मणिपुर में अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ वायलेंस हुए हैं उसके लिए भारत सरकार और पर्टिकुलरली गृह मंत्रालय के तरफ से जो भी कदम उठाना है वो तो उठाया जा रहा है। भारत सरकार में नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ, सीनियर मंत्री हैं, तो मैं इस नाते अपील करता हूँ कि बिल्कुल शांति आना चाहिए और जो होम मिनिस्ट्री के गाइडेंस में जैसे शांति बहाल करने के लिए जो फोर्सेस का तैनात किया गया है, बाकी अरेंजमेंट किया गया है, उसको समर्थन करें, योगदान करें। उल्लेखनीय है कि मणिपुर में आदिवासी आंदोलन के दौरान बुधवार को राज्य के कई जिलों में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। इसके अलावा इम्फाल पश्चिम, काकचिंग, थौबल, जिरीबाम, बिष्णुपुर, चुराचांदपुर, कांगकोपकी और तेंगनौपाल जिले में कर्फ्यू लगा दिया है। राज्य में मैती समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया था। ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने इस रैली का आयोजन किया था। इस दौरान हिंसा भड़कने का मामला सामने आया था। प्रदर्शनकारियों ने कई घरों में तोड़फोड़ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। हम जल्द वापस होंगे और चर्चा करेंगे कि फिल्म द केरला स्टोरी पर आखिर क्यों छिड़ी हुई है इतनी बहस। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F logo from today. Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. बात द फिल्म केरला स्टोरी की, जिस पर छिड़ी बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है, लेकिन एक वर्ग अब भी फिल्म के विरोध पर उतारू है। वहीं फिल्म पर सियासत भी जारी है। सवाल यह भी उठता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार रहे लोग आज इस फिल्म का विरोध क्यों कर रहे हैं। वो तुम्हें अपनाएंगे भी नहीं और इस बच्चे को भी नहीं गिरा सकती हो। फिल्म द केरला स्टोरी के रिलीज के दूसरे दिन भी फिल्म को देखने के लिए थिएटरों में खूब भीड़ जुट रही है, लेकिन एक वर्ग फिल्म के विरोध पर अब भी उतारू है। खास बात है कि यह विरोध धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक है और कांग्रेस समेत कुछ सियासी दल फिल्म के विरोध के जरिए सियासी नफे की उम्मीद कर रहे हैं। केरल के कुछ हिस्सों के अलावा तमिलनाडु में भी फिल्म का विरोध किए जाने की खबरें हैं। इस बीच फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और शुक्रवार को बम्पर कलेक्शन के बाद शनिवार को भी फिल्म देखने के लिए लोग थिएटरों में खूब जुटे और महज 40 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बड़ी व्यावसायिक फिल्मों को पीछे छोड़ती नजर आ रही है। खास बात है कि महिलाएं फिल्म पर खुलकर बात कर रही हैं। कर्नाटक चुनावों में भी फिल्म एक मुद्दा बनी हुई है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा में फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि यह फिल्म आतंकवाद की बदसूरत सच्चाई को दिखाती है। केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई
आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। और कांग्रेस आतंकवाद पर बनी इस फिल्म का विरोध कर रही है और आतंकी प्रवृत्तियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए आतंक का बचाव किया है। पीएम के इस कथन के बाद राजनीतिक हलकों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया और कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने चुनावों में फिल्मों का जिक्र करने के लिए पीएम और बीजेपी का विरोध किया। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना बेस खत्म कर चुकी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार यहां पर काबिज होगी। ऐसे में वो चाहते हैं कि येन केन प्रकारेण कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को सत्ता में आने से रोका जाए। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए फिर सवाल किया कि ये फिल्म सच दिखाती है और कांग्रेस इस सच को आखिर छिपाना क्यों चाहती है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। बजरंग बली पर भी कांग्रेस के जो बयान आए वो इतने शर्मनाक थे। द केरला स्टोरी में अगर ये सच्चाई बताएगी कि किस तरह से आतंकवाद को बढ़ाने के लिए हिंदुओं की बेटियों को किस तरह से अपने झांसे में फंसाया जाता है, एक सच्चाई बताई गई है। और ये कितना बड़ा रैकेट आतंकवाद को बल देने के लिए है और हिंदू बेटियों के साथ जो किया जाता है उसकी भी एक सच्चाई घटनाएं बताई गई है। आखिरकार कांग्रेस सच्चाई को क्यों छिपाना चाहती है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि यह फिल्म सभी को देखनी चाहिए। क्षणिक भावुकता में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में उलझ जाती है, उनकी कैसे बर्बादी होती है ये फिल्म बताती है। आतंकवाद के डिजाइन को भी ये फिल्म उजागर करती है। ये फिल्म हमें जागरूक करती है। मध्य प्रदेश में पहले ही हमने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है, लेकिन ये फिल्म जागरूक करती है। इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, इसलिए मध्य प्रदेश शासन इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है। सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी लव जिहाद पर केंद्रित फिल्म द केरला स्टोरी में 3 महिलाओं की कहानी दिखाई गई है जिनका ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम कबूल कराया जाता है। इसके बाद वो आतंकी संगठन ISIS से जुड़ गईं। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म विवादों में घिर गई थी। पहले फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग अदालत से की गई, लेकिन हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से मुंह की खाने के बाद अब विरोध सड़कों पर आ गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देने वाले लोग आखिरकार द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों से क्यों घबरा जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो सवाल बड़ा है कि आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पैरोकारी करने वाले लोग ऐसी फिल्मों से क्यों घबरा जाते हैं, सच का सामना करने से घबराहट क्यों होती है। आज का हमारा विषय भी चर्चा का यही रहेगा, द केरला स्टोरी, विरोध का सियासी साजिश, विरोध की सियासी साजिश। द केरला स्टोरी, विरोध की सियासी साजिश, ये आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि आखिर कौन सी सियासी साजिश है जिसके चलते ये विरोध हो रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में अनंत विजय जो कि फिल्म समीक्षक है। अनंत जी बहुत स्वागत है आपका। और प्रफुल्ल केतकर जो कि संपादक हैं, ऑर्गेनाइजर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रफुल्ल जी बहुत स्वागत है आपका। अनंत जी, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें तो सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि जब किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड अनुमति देता है तो कुछ डूज एंड डोंट्स होते होंगे, कुछ मानक होते होंगे, कुछ SOPs होते होंगे। क्या ये फिल्म भी इन सबसे जाहिर तौर पर गुजरी होगी और क्या उन सारे SOPs को, उन सारे मानकों पर खरी उतरने के बाद ही इसको अनुमति दी गई होगी? निखिल जी आपने बहुत सही सवाल पूछा है। और केरल हाईकोर्ट जब याचिकाकर्ता इस फिल्म के खिलाफ गए थे तो उन्होंने भी यही कहा। पे कहीं एक ऑन कर रखा है, उसको एक ऑडियो बंद कर दीजिए क्योंकि आवाज आपकी रिफ्लेक्ट कर रही, बार बार उसकी जो है इको कर रही है। अब ठीक आ रही है आवाज? जी जी, अभी भी इको कर रही है। अच्छा, मैंने तो कुछ ऑन नहीं कर रखा है।
अब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं अपने पीसीआर से कहूँगा कि वो आपको थोड़ा मदद करें। फिलहाल मैं प्रफुल्ल केतकर जी के पास आता हूँ। और प्रफुल्ल जी, जब इस सवाल का जवाब मिलेगा बहरहाल कि सेंसर बोर्ड किस तरह से काम करता है और इसके मानक क्या कुछ हैं, क्या इस पर ये ज़रूर फिल्म खरी उतरी है कि नहीं उतरी है, फिलहाल जब हम ये देखते हैं इसका जो विरोध है वो लगता है कि धार्मिक से ज़्यादा सियासी है। आप किस तरह की राजनीति इस पूरे विरोध के पीछे देखते हैं? क्या 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 देख रहे हैं इस विरोध के पीछे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हिमायत करते हैं लेकिन इस फिल्म का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी निखिल, आप इस बात को समझिए कि जिस केरला की कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत से आजादी के, भारत के टुकड़े के नारे का समर्थन उस पार्टी ने किया था अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर, वही पार्टी आज कह रही है कि केरला स्टोरी पर बैन क्यों नहीं लगना चाहिए। सच्चाई उनको ये ध्यान में रखने चाहिए कि 2009 में पहली बार जब केरला हाईकोर्ट में लव जिहाद से संबंधित मामला हियरिंग के लिए आया था, तो जस्टिस शंकरन की वहां की अदालत ने पहली बार वहां पे कहा केरला सरकार को कि इसके संबंध में कड़ी इन्वेस्टिगेशन भी करे और इसके संबंध में कुछ कानून भी बनाए। लेकिन उस समय भी इसी तरह के डिनायल मोड में कम्युनिस्ट पार्टी रही। हालांकि मजे की बात यह है 2011 में कम्युनिस्ट पार्टी के कद्दावर नेता अच्युतानंदन, जो पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने अपने वक्तव्य में इस सारे घटनाक्रम का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि ऐसी हजारों घटनाएं हैं। दिल्ली में एक जगह पे उन्होंने लव जिहाद ये टर्म भी उपयोग में लाई। इसके सिवा इसी के आधार पर केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल है, उन्होंने इस टर्म को एक्चुअली कॉइन और पॉपुलराइज किया। इन्होंने 2868 ऐसे मामले 2006 से 2009 के बीच में केरल में घटे, ऐसा अपने रिपोर्ट में दर्ज किया। कमीशन फॉर सोशल हार्मनी एंड विजिलेंस नाम से केरल में ये केसीबीसी कहा जाता है, केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल की ये रिपोर्ट है जिसमें उसका उल्लेख किया गया है। 2014 में कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस के एक कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री रहे ओमन चांडी, इन्होंने इस संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया केरला की असेंबली में कि हजारों लड़कियां इसका शिकार हो रही है। इसी बीच में 2016 में एक घटना होती है जिसका इस फिल्म में एक बैकग्राउंड के रूप में उपयोग किया गया है। एक माता, एक लड़की की मां बिंदु, वो आती है दिल्ली में और अपनी बेटी को ढूंढने की गुहार लगाती है मीडिया के सामने भी। निमिषा उसकी बेटी है और उनको ये अंदेशा है कि एक लड़के ने क्रिश्चियन बनने का नाटक करके उसको कन्वर्ट भी किया और उसको बाद में अफगानिस्तान लेकर गया और बाद में आईसिस को भी उसको ज्वाइन करवाया। तो ये घटनाक्रम, ये सच्चाई है, ये आंकड़े हैं। ये कांग्रेस के नेताओं ने, कम्युनिस्टों के नेताओं ने, सज्जन के जॉर्ज नेशनल प्रेसिडेंट है ग्लोबल काउंसिल ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस के, इन्होंने दिए हुए टर्मिनोलॉजी के आधार पर लव जिहाद पॉपुलर हुई है। लेकिन ये इसको एंटी केरला दिखाकर, एंटी केरला बताकर, भैया केरल की लड़कियां चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी धर्म की हो, यदि वो इसका शिकार हो रही है और आतंकवाद के, और इसका सबसे बड़ा जो घिनौना रूप निखिल सामने आया जब 2021 में केरल की ही 4 लड़कियों ने अफगानिस्तान के जेल से भारत सरकार को गुहार लगाई कि भाई हमारे से गलती हो गई थी, हमको भारत वापस आने की परमिशन दीजिए, हम आईसिस के चक्कर में फंस गए थे। क्या वो लड़कियां गलत बोल रही है? क्या एक लड़की की मां गलत बोल रही है? क्या कम्युनिस्ट पार्टी के जो कद्दावर नेता थे वो गलत बोल रहे थे? ये नकारना, इस सच्चाई को नकारने से समस्या का हल नहीं होगा। आप फिल्म की समीक्षा जरूर कीजिए, आपको किसी बात से सहमति नहीं है तो जरूर बताइए, लेकिन सच्चाई से भागने की इस मानसिकता से कारण मुझे लगता है एक वोट बैंक की राजनीति इस फिल्म के ऊपर की जा रही है। जी 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 जी। तो ये जो सच का सामना करने की जो घबराहट है, निश्चित तौर पर वो समझा जा सकता है कि ये विरोध जो है वो सियासी ज़्यादा है और तुष्टीकरण की जो पूरी राजनीति है वो उसके पीछे है, और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रफुल्ल केतकर जी, हमारे पास आज के लिए समय बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग बनाता है, कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है, खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पहलवानों और कुश्ती भारतीय कुश्ती संघ के बीच का जो पूरा विवाद है उस पर बातचीत करेंगे। उसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे हुए पहलवान बृजभूषण सिंह को जेल भेजने और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने भी पहलवानों पर कई आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से मना उन्होंने कर दिया है। हालांकि अब इसका इलेक्शन शीघ्र ही होने वाला है। पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। तो ये पूरा मामला काफी दिनों से चल रहा है, पिछले 1 हफ्ते से अधिक वक्त हो गया और बृजभूषण के खिलाफ एक नाबालिग समेत 7 पहलवानों ने शिकायत की है दिल्ली पुलिस में, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। पहलवान बृजभूषण सिंह को जेल भेजने और उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जबकि बृजभूषण सिंह का कहना है कि मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और मैंने कोई अपराध नहीं किया है। बृजभूषण ने भी पहलवानों पर कई आरोप लगाए हैं, एक के बाद एक कई उनका आरोप है, कई सारे प्रश्न उन्होंने खड़े किए पहलवानों के ऊपर। पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इनमें से एक नाबालिग के आरोप के तहत पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा मामला बाकी पहलवानों के आरोपों पर दर्ज किया गया है। यह पूरा मामला जनवरी में शुरू हुआ था, जब पहलवानों ने पहली बार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया था। तब पहलवानों को खेल मंत्रालय ने बृजभूषण के खिलाफ जांच की बात कही थी और पहलवानों ने धरना खत्म कर दिया था। अब फिर से यह मामला सामने आया है। हालांकि बृजभूषण सिंह की ओर से एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने नियमों में बदलाव का हवाला दिया था और कहा था कि कुश्ती में नियमों के बदलाव की वजह से ही पहलवान नाराज हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस पूरी स्थिति को आज समझने की जरूरत है कि दरअसल पूरा मामला है क्या। दरअसल नवंबर 2021 में भारतीय कुश्ती महासंघ ने कई नियमों में बदलाव कर दिए थे। इसमें तय हुआ था कि ओलंपिक के लिए कुश्ती इवेंट में खिलाड़ियों को चुनने से पहले ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी ट्रायल्स में भाग लेने के लिए कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओलंपिक से पहले कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स होते हैं। इसमें जीतने वाले खिलाड़ी को ओलंपिक का कोटा मिल जाता है। जो देश जितने टूर्नामेंट्स जीतता है उसके उतने ज्यादा खिलाड़ी ओलंपिक में जा सकते हैं।
कुश्ती में पहले यह होता था कि जो खिलाड़ी ओलंपिक कोटा हासिल कर लेता था उसे ही टीम में जगह मिल जाती थी, लेकिन 2021 में नियमों को बदला गया। नए नियम के मुताबिक जो नेशनल नहीं खेलेगा, इस बात को समझने की जरूरत है कि ट्रायल और नेशनल से जुड़ा हुआ यह मामला है कि जो नेशनल नहीं खेलेगा खिलाड़ी वो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जीतने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। खिलाड़ी इसका विरोध कर रहे हैं। सुशील बनाम नरसिंह मामले में भी यही देखने को मिला था। पहलवान भी बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह समझने की जरूरत है कि आखिर इन बदलते बयानों के बीच में कब सुलझेगा पहलवानों का विवाद, और यह पूरा विवाद क्या इतना आसान है जितना यह सामने से दिख रहा है? क्या यह सिर्फ यौन उत्पीड़न का विवाद है या इसमें कुछ और भी पेच हैं? क्या ट्रायल्स और नेशनल खेलने का भी कुछ पेच है? इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रविकांत सिंह जो कि खेल विश्लेषक हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले सबसे तो ये जो नया नियम है ये थोड़ा समझाइए, क्योंकि ये बार बार बृजभूषण की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नियम बदले गए कुश्ती संघ की तरफ से या 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उनकी तरफ से, और उसके बाद यहां पर भी नियमों में बदलाव किया गया। कुछ खिलाड़ी उससे बाईपास चाह रहे थे। असल में है क्या ये मामला? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि टोक्यो 2020 में ओलंपिक खेल नहीं हो पाए। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में हुए। अब इसके क्वालिफाइंग राउंड जो है वो 19 में पूरे कर लिए गए थे। तो अब 2 साल के बाद जब उन्हीं पहलवानों को 2021 में ओलंपिक खेलों में भाग लेना था, तब तक कुछ नए पहलवान उभर कर आ गए थे। ये हमेशा होता है कि युवा खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, और 2 साल का जो समय होता है वो बहुत लंबा समय होता है। इस कारण से नियमों में बदलाव करने की जरूरत समझी गई कि जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, कंट्री का कोटा होगा, प्लेयर का कोटा नहीं होगा। और जैसा कि आपने बताया कि हर वेट कैटेगरी में हर देश का एक खिलाड़ी क्वालिफाई कर सकता है। यानी 50 किलोग्राम वर्ग में अगर भारत का एक खिलाड़ी चला गया तो बाकी 50 किलोग्राम वर्ग के पहलवानों के लिए अब उस कैटेगरी में कोई जगह नहीं बनेगी, चाहे वो कितने भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लें। तो इस कारण से खिलाड़ियों में काफी मनमुटाव होने लगा कि भाई अमुक ने हासिल कर लिया, अब तो वही जाएगा, लेकिन हमें भी मौका मिलना तो चाहिए। इसको ये समझना चाहिए कि जो पहले ओलंपिक का मेडल लेकर आते थे उनके लिए रास्ता साफ रहता था। अब ऐसा हो गया कि आप ट्रायल्स दीजिए, आप नेशनल खेलिए, और उन पूरे सभी लोग नेशनल ट्रायल दें, और जो उसमें विजेता उभरेगा किसी भी भार वर्ग में वो जाएगा खेलने के लिए। इसका सबसे बढ़िया आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं मैं। 2020 दिसंबर में मैरी कॉम, जो कि ओलंपिक कोटा बॉक्सिंग में हासिल कर चुकी थी, उनका ट्रायल करा गया। 2 बार विश्व चैंपियन रह रही अब निखत जरीन के साथ, और वो बाउट कानपुर में लड़ी गई थी और मैरी कॉम ने बहुत आसानी से जीता था वो बाउट। और निखत जरीन के लिए काफी वो मतलब कहते हैं कि एक भूल जाने वाला वाकया बन गया। लेकिन ट्रायल्स हुए, मैरी कॉम को भी ट्रायल देना पड़ा, जबकि 8 बार ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीत चुकी हैं। तो इस कारण से जब उस लेवल का भी खिलाड़ी ट्रायल दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं? दैट इज द बिग क्वेश्चन। नियमों में बदलाव हुए कि आपके लिए नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेना मैंडेटरी। कई लोग इससे बचना चाह रहे थे कि हम नेशनल्स में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि अकस्मात अगर आप हार गए तो जाहिर है कि आपकी रैंकिंग ड्रॉप कर जाएगी। लेकिन इसमें एक पेंच है कि अगर आप हार गए, आप बाहर हो गए, तो कम से कम नए खिलाड़ी को मौका मिलेगा ना। शायद इस पूरी व्यवस्था के पीछे यही एक सोच रही हो। सोच तो बिल्कुल सही है कि भाई जो सबसे बढ़िया खिलाड़ी होगा वो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन जो पुराने खिलाड़ी जो कह रहे थे कि भाई हमने कोटा हासिल किया है तो हम ही जाएंगे, और इससे एक बहुत बड़ी चीज जुड़ी हुई है, वो है टॉप्स स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है, जिसके तहत करोड़ों रुपए खर्च होते हैं भारत सरकार के, और ये पैसा खिलाड़ियों को दिया जाता है उनके खान पान, उनकी ट्रेनिंग, उनके ट्रेनर्स और सबको ये करके। तो इसके बाद जब आप टॉप स्कीम से बाहर हो जाएंगे तो जाहिर है कि आपके पास वो फंडिंग खत्म हो जाएगी। तो मामला इतना
सिंपल नहीं है। सिंपल नहीं है, क्योंकि एक बात और समझना चाहेंगे, जब लोग धरने पर बैठे हुए हैं उस दौरान अगर जो ट्रेनिंग है, जो बहुत सारा है, क्योंकि आपने जिस तरह बताया टॉप स्कीम है और उसके अलावा भी करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं पहलवानों के ऊपर, तो ये भी कहीं ना कहीं पूरी उस व्यवस्था को भी बाधित कर रहा है। बिल्कुल, ट्रेनिंग खत्म है। जो पहलवान बैठे हुए हैं इन्हें पिछले हफ्ते यूरोप में जाना था भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में, नहीं, मना कर दिया जाने से। अब अचानक अगर आप मना कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपके जगह पे अब लोग समझेंगे भाई वीजा लगवाना, उनकी एंट्री भेजना, आयोजकों के लिए भी मुसीबत, आपने भारतीय कुश्ती संघ के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी कि किसका सिलेक्शन करें। तो आपका एक प्रोटेस्ट जो था वो आपने जनवरी में जब शुरू किया था खेल मंत्रालय के साथ, खेल मंत्रालय ने आपकी बात मानी, जांच बिठाई, लेकिन आपने उस जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया। आपने पहले ही मान लिया कि जांच समिति का रिपोर्ट हमारे खिलाफ आएगा, तो इसलिए हम उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट आने का इंतजार किया नहीं। अब किसी को पता नहीं कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। पहलवान कह रहे हैं कि उसमें जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं उनके पक्ष में रिपोर्ट दी गई है, लेकिन अगर रिपोर्ट सामने नहीं आती है तो फिर आप और हम क्या कह सकते हैं। जी बिल्कुल। एक बात इसमें और भी सामने आती है कि जो पहलवान है वो लगातार अपना पक्ष बदल रहे हैं, आप एक के बारे बयान बदल रहे हैं। दरअसल किस तरह से इसको देखते हैं, क्योंकि फिर विश्वसनीयता पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है। देश अपने पहलवानों के साथ खड़ा है, ऐसा नहीं है बावजूद, लेकिन जब इस तरह की चीजें आती हैं और एक बार जब उसको पूरा ट्रैक किया जाता है तो ये देखने में समझ में आ रहा है। देखिए, अब ये जो प्रोटेस्ट है पूरी तरह से राजनीतिक बन चुका है। अब चूंकि वो एक रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो जाहिर है कि अब निशाने पर पूरी सरकार को लिया जा रहा है और पूरा जो माहौल है वो राजनीतिक रंगों में रंग गया है। अब इसमें खेलों की बात सब कुछ पीछे रह गई है। आप तरह तरह के आरोप लगाते जाएंगे। आपको अगर सबसे पहली चीज जनवरी में जब ये आपने प्रोटेस्ट किया था खेल मंत्रालय में, FIR के लिए उस समय पहलवान क्यों नहीं गए? जनवरी में FIR दर्ज होती तो जाहिर है कि पुलिस को अब तक अपनी छानबीन करके केस बनाना पड़ता जी, लेकिन आपने समय बीतने दिया, केस उस समय फाइल नहीं हुआ। अब आप 5 महीने बाद फिर से दोबारा उसी मुद्दे को उठा रहे हैं और इस बात पे उठा रहे हैं कि हमें उस समिति पर विश्वास नहीं है। जनवरी में आपको था, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद ये मामला पूरी तरह से हमारे हक में ना हो, तो आपने दोबारा शुरू कर दिया। तो ये पूरा, इसे कहते हैं ना कि प्रोटेस्ट अब खेलों से कुश्ती संघों की थोड़ी राजनीति मैं समझना चाहता हूं आपसे अपने दर्शकों के लिए, किस तरह से है, क्योंकि इसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कुछ जो अखाड़े ऐसे हैं जो विरोध में है, बाकी देश में हमारे जो खिलाड़ी हैं वो हमारे साथ में है, और ये देखने में भी आता है कि सारे खिलाड़ी धरने पर नहीं बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ लोग ही इफेक्टेड हो रहे हैं, जो कि अपने आप को दावेदार समझ रहे हैं कि सिर्फ हमें। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो लोग धरने पर बैठे हैं वो कहते हैं हमारे साथ नहीं हुआ है, अन्य लोगों के साथ हुआ, हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने ऊपर इस बात को लिया है कि आप किसी और की तकलीफ को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन करने के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। आप सिर्फ जाकर ये नहीं कह सकते कि आप यू कैन नॉट बी द एक्यूजर, जज एंड जूरी, कि आप ही डिसाइड करेंगे कि आरोप क्या लगेंगे, कौन दोषी है और उसको क्या दंड दिया जाना चाहिए। अब सब कुछ आप नहीं तय कर सकते हैं, ये कानून नहीं है, भारतीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसी कारण से जो जिस तरह से ये ऐसे कहते हैं ना कि बार बार अपने स्टैंड को चेंज कर रहे हैं पहलवान, इससे ही इनकी ही अपनी छवि खराब हो रही है। खेल पर कितना असर पड़ रहा है, और ये सवाल मैं फिर से दोहराऊंगा आपसे कि कुश्ती संघों की का जो गठन होता है वो किस तरह से होता है, ये भी समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुश्ती संघ का जो इलेक्शन होता है उसमें जो राज्य के कुश्ती संघ है उनके वोट्स होते हैं। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, भारतीय रेल, भारतीय सेना, ये काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ONGC से ऑयल, PSUs, ये सब
वोट करते हैं और उसके बाद जो चुनकर आते हैं। अब एक चुने हुए प्रतिनिधि को आप ये कहें कि आप गलत ढंग से चुन के आए हैं, आप चुनाव को चैलेंज कर सकते हैं, जिसका प्रावधान है। लेकिन आप ये कहें कि हम चुने हुए प्रतिनिधि को नहीं मानते, तो वो फिर उसमें फिर बहस की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। रवि जी, एक बात और समझना चाहेंगे, जब पिछली बार जनवरी में ये मामला आया था, उसी समय सरकार ने कहा था कि उसके पास कोई एज सच कोई हक नहीं है इस फेडरेशन को भंग करने का या कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटाने का। वो एक सिफारिश कर सकते हैं, वो एक इंटरवेंशन कर सकते हैं खेल मंत्री के तौर पर, खेल मंत्रालय के तौर पर, लेकिन इस तरह का कोई हक नहीं है। बावजूद उसके खेल मंत्रालय ने इसमें इंटरवीन किया, एक जांच समिति बनाई और ब्रिभूषण ने उसको माना। नहीं, जांच समिति बनाने का हक है, लेकिन जैसे ही खेल मंत्रालय किसी को बर्खास्त करता है तो वो उसकी इंडिपेंडेंस, हर एक फेडरेशन, हर एक ओलंपिक संघ या फिर हर खेल महासंघ इंडिपेंडेंट बॉडी मानी जाती है। उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के मामले नहीं होने चाहिए। जस्ट एज बीसीसीआई अपनी टीम चुनती है। बिल्कुल, बीसीसीआई का चुनाव हो, चाहे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हो, चाहे हॉकी इंडिया हो, हर संघ में काफी कुछ इसी तरह के नियम हैं कि चुनाव इंडिपेंडेंट होते हैं और सरकार का हस्तक्षेप उसमें ना के बराबर होता है। हाँ, अगर आप कहें कि भाई इंस्टीट्यूशंस वोट कर रही हैं तो सरकार बाहर तो जा नहीं सकती है, भाई भारत की सरकार है तो कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही। फैसिलिटेटर की भूमिका होती है स्टेडियम से लेकर के, और बहुत सारी चीजें जो सुविधाएं उस पर सरकार पैसे तो खर्च करती ही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वोट्स भी सरकार के पास होती हैं। ऑल इंडिया ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज है, भारतीय सेना है, भारतीय रेल है, ऑयल पीएसयूज है, बैंक स्पोर्ट्स बोर्ड है, तो इस तरह के जो स्टील स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड है, तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशनल वोट्स हैं, अब लोगों का कहना है कि भाई सरकार कंट्रोल करती है, तो सरकार क्या अब सब कुछ करना छोड़ दे, या तो फिर आपको नौकरियां कहां मिलेंगी? अगर आप इंस्टीट्यूशंस की नहीं मानेंगे तो फिर आप कहेंगे कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो एक बड़ा सवाल होता है, और बहुत सारे लोगों को मींस पीपल आर वियरी ऑफ वेटिंग, उनको लगता है कि कब ये विवाद सुलझेगा, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि विवाद लंबा खिंचे, क्योंकि सब ये जानते हैं कि एक बड़ा डेंट कहीं ना कहीं पूरे कुश्ती खेल पर भारत के वो लग रहा है। एक तरह से अगर कहा जाए कि इस पूरे विवाद की वजह से कुश्ती जो है वो एक बुरे दौर में आ गई है भारत में, तो गलत नहीं कहेंगे। क्यों आ गई है जी, सवाल यह है कि क्यों आ गई है। पेरिस 2024 ओलंपिक जी, ये है आपके सामने जी, और यहाँ पे जैसा कि फेडरेशन ने कहा है कि नेशनल चैंपियनशिप्स में भाग लेना मैंडेटरी है। अगर आप भाग नहीं लेते हैं तो यू डू नॉट क्वालिफाई। तो सबसे पहली बात यह है कि ये लोग चाहते हैं कि हमें बिना उस नेशनल चैंपियनशिप के दौर से गुजरे हुए हमें अलाउ किया जाए। आपके इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने प्रश्न किया उसका उत्तर लेंगे आपसे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, ये चर्चा हमारी ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस। तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और हम चर्चा बेहद गंभीर विषय पर कर रहे हैं कि पहलवानों के बीच का ये जो विवाद है, पहलवान और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के बीच का, वो आखिर कब सुलझेगा। हमारे साथ में खास मेहमान रविकांत सिंह, खेल विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। रविकांत जी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं और आपने बताया कि अब जो है ओलंपिक बिल्कुल जिसके मुहाने पर हम खड़े हुए हैं, 2024 में ओलंपिक खेलना, ऐसे में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इस पूरे विवाद के बीच में, वो कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, सिंपल सी बात है, एक पूल है हर वेट कैटेगरी में 4 या 5 पहलवानों का, और स्पेशली जो नेशनल चैंपियनशिप में मेडल विनर्स होते हैं, इनको मौका दिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भाग लेने का।
उन मुकाबलों में जहां पे कोटा प्लेसेस अवेलेबल हैं वेट कैटेगरीज में, और वो कोटा प्लेसेस जब एक बार ले लिए हासिल कर लिए जाएंगे भारत द्वारा, तब फिर उनके बीच ही एक सिलेक्शन ट्रायल्स होगा, पॉसिबली ओलंपिक्स से 3 महीने पहले, और तब चुना जाएगा कि अमुक खिलाड़ी किस वजन वर्ग में जाएगा ओलंपिक खेलों में। ये है नियम, और मुझे लगता है कि भारतीय कुश्ती संघ को इसे फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, कुछ पहलवान इसे नहीं मानना चाहते हैं तो फिर वो बाहर होंगे सिलेक्शन प्रोसेस से। जी, निश्चित तौर पर जो नियम कायदे कानून है, जो अनुशासन है खेल का, वो जरूर मानना पड़ेगा, और जो नियम है अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका पालन कराया जा रहा है तो अपने देश में भी उसका पालन करना जरूरी है। विवाद कर सकते हैं खिलाड़ी, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन की गुंजाइश भी है, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि जब आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो इस पूरे खेल पर कितना असर पड़ रहा है। रविकांत जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।